लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं खान सर का। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों आपके बीच, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 1 है। और आज हम लोग चलते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और थोड़ा सा अच्छे से करेंगे क्योंकि देखिए तुरंत जो है आप 100 क्वेश्चन कर लें उससे बेहतर है कि आप 25 क्वेश्चन ही करें और वो आपको याद रहे तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। तो पढ़ाई थोड़ा ही हो लेकिन वह पढ़ाई जो है समझ वाला होनी चाहिए, ठीक है, याद रहे वो जो चीज़ आप पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो विश्व बैंक या इनसीड या विश्व व्यापार संगठन WTO या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वह हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वह हमारा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसको हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, और एक वार्षिक अध्ययन पर प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक जोखिम की रिपोर्ट की बात करें तो 2020 में विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 15वीं संस्करण है। यह दर्शाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ठहराव का एक बड़ा जोखिम है। जलवायु परिवर्तन और कठिन और कई उपेक्षा जो है अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है अपेक्षा से। तो 100 साल से अधिक वर्षों में पहली बार जो है वैश्विक जो कोविड-19 वगैरह प्रकोप हुआ था, दुनिया में अधिकांश आबादी जो है जीवन और आजीविका से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इसको लेके तो आर्थिक संकट जो है पैदा हो गया था। तो इसलिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलेंगे। डार्क नेट से संबंधित जो है आपको बताना है डार्क नेट क्या है। गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना या अवैध व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए डार्क नेट होता है हमारे बीच नहीं। पायरेटेड इंटरनेट पर अंकुश लगाने के लिए या अवैध आयोजन के लिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का इस्तेमाल करना नहीं, डार्क नेट नहीं। चलिए डार्क नेट एक अद्वितीय अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल का उपयोग एक डार्क नेट नहीं एक ओवरले नेटवर्क है जिसे केवल जो है विशिष्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो इंटरनेट के भीतर ही तैयार किया जाता है, इंटरनेट नहीं कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से जो है या इसको एक्सेस किया जा सकता है। डार्क नेट जो हमारा ओवरले नेटवर्क है यह, और जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या सरकारी अधिकारियों द्वारा इसे दुर्गम बनाता है। डार्क नेट पर जो है कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्टेड जो है आपको सामग्री मिल सकता है नहीं, उसमें आपको देखते हो बहुत सारा चीज़ जो है बैन होता है, लेकिन इसके वेबसाइट पर जो है इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में वह सामग्री जो है उपलब्ध होता है। चलिए तो डार्क नेट का उपयोग की हम बात करें तो विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे कि बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए कोई नागरिक का गोपनीय अधिकारों की जो है नहीं एक तरीक़ा से सेंध लगाना, कंप्यूटर से रिलेटेड अपराध की खोज करना, डार्क नेट बाज़ारों में प्रतिबंधित सामानों की बिक्री करना इसका उपयोग होता है नहीं। देश का पहला डार्क नेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसने कथित तौर पर सैकड़ों अवैध ड्रग पार्सल विदेशी में भेजे थे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आज भी भारत में हो रहा है डार्क नेट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। सक्तेंग, तो सक्तेंग हमारा जो है भूटान में है, ठीक है। सक्तेंग हमारा जीव अभयारण्य कहाँ है? वन्यजीव अभयारण्य नहीं भूटान में है। तो सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है पूर्वी भूटान के तारा सिंगंग ज़िले में यह हमारा स्थित है, और भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के से जो है बाउंड्री बनाती है भूटान। और यह पूर्वी नीले चीर तथा काली दुम वाले जो है मैगपाई पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, कई जाति प्रजाति के। इसकी स्थापना एक उद्देश्य मिगोई या यति जैसी प्रजाति को संरक्षण करने का था। इसलिए देखा जाए तो पूर्वी भूटान जो है वह सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर बीजिंग द्वारा पूर्व दावा किए जाने से विरोध में भूटान विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को आपत्ति पत्र निर्गत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। चार बहार रेलवे परियोजना किस देश के द्वारा चलाई गई? चार बहार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार बहार यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है,
करंट में ही पूछा गया है, हमारा ईरान हो जाएगा। ईरान में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक चाबहार रेल परियोजना जो है ईरान ने एक ठोस निर्णय लिया था और भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में अपनी पहुंच तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया था। इसके साथ वहां कई विकासात्मक परियोजनाओं से चाबहार के लिए एक रेल परियोजना भारत में भागीदारी भी था और इसने ईरान जो इसको निरस्त कर दिया था। ईरान का कहना क्या था कि भारत जो है इस परियोजना का वित्तीयता में देरी की है, नहीं लेन देन में देरी किया है, और जिसके चलते चाबहार परियोजना भारत सरकार का जो है महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके द्वारा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग जो है स्थापित करना चाहता था। अटल नवाचार मिशन AIM किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो हमारा अटल नवाचार जो मिशन है वह हमारा नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया अटल उद्यान। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप की डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया। इसे भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था अटल इनोवेशन मिशन का। इसके अंदर जो है स्कूली छात्रों को जो है कई सारे उसमें स्किल वगैरह ऐप का उपयोग करने के लिए सिखाना, सरल बनाना, और ये भारत सरकार का मिशन में से सभी मिशनों में से एक पहल बहुत अच्छा था। इसमें जो है एक नया इनोवेशन और उद्यमिता को जो है बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन के लिए जो है इसने बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट किससे संबंधित है? तो यह हमारा महिला सशक्तिकरण या सोशल मीडिया या फिर जनसंख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट ये हमारा सोशल मीडिया से संबंधित है। रंगभेद के विरोध में चल रहे आंदोलनों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम को बहिष्कार करने की बात की गई थी इसमें विज्ञापन में, ना जाने क्या हुआ। अमेरिका में जो है इसकी जो है भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में इसका प्रभाव देखा गया। इस अभियान को अमेरिका ने अनेक मानवाधिकार संगठनों ने सम्मिलित तौर पर आरंभ किया और इसे ही स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट के नाम से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया? तो बताइए, ये करंट से हमारा क्वेश्चन है, आप लोग करंट भी पढ़ना आपको है। तो जल्दी से आप लोग आए। महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश जो है जल जीवन मिशन के तहत 2023 वर्ष में राज्य के सभी घरों में जो है 100% जो है वह उसने जल का कनेक्शन जो है प्रदान कर दिया सभी घरों में। और इस तरीक़ा से नल जल योजना बिहार सरकार भी इसमें देखिए काफ़ी आगे है। प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भी है शुद्ध पेयजल घर तक उपलब्ध कराना। यहाँ तक कि सेंट्रल लेवल तक ये नल जल योजना जो है बिहार सरकार का कॉपी किया गया है कई राज्यों में। विशेषकर ग्रामीण लोगों की दिनचर्या में प्रधानमंत्री की ये सोच थी और इस मिशन का उद्देश्य ही है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जीवन में परिवर्तन लाना। तो अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वी जिले लोंगडिंग से लगभग 3900 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पुआमो गांव है जिसका स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए और लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण गांव में इसका जो है उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब ये अपने घरों में पानी आ जाने से शौचालय का उपयोग खुशीपूर्वक कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 में। चुशुल नामक स्थान कहाँ है? चुशुल, तो चुशुल हमारा लद्दाख में है। आपको मालूम है कश्मीर और लद्दाख को दो जो है इस बार बांट दिया गया। लद्दाख को अलग और कश्मीर को दो भागों में इस तरीक़ा से करके बांट दिया गया। तो चुशुल जो है यह लद्दाख ज़िले का एक गांव है। यह गांव जो है क्यों फेमस है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो यह जो गांव है, यह जो तहसील है, समझ रहे हैं, तहसील आप समझते होंगे, तहसील हम लोग ब्लॉक को कहते हैं। तो जिस चुशुल घाटी के रूप में जाना जाता है यह 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेजोंग ला और पेंगोंग झील के करीब है। पेंगोंग जो है विवाद रहा था भारत चाइना के साथ, आपको मालूम होगा। यह स्थान जो है 18 नवंबर 1962 को चुशुल में अंतिम व्यक्ति अंतिम दौर के लिए लड़ने वाले भारतीय सेना के लिए प्रसिद्ध है। इस महत्वपूर्ण जीत के बिना ही इस क्षेत्र पर चीन
का कब्जा हो सकता है, इसलिए भारत और चीन के बीच त्रिशूल का जो है कोर जो है कमांडो के चौथे दौर से वार्ता हुई। नहीं तो ये फेमस है, उसीलिए आपको मालूम बताया भी, भारत और चीन से जो है ये बहुत ही फेमस है जगह है जो आपको है त्रिशूल घाटी, ठीक है, जो हमारा पेंगोंग झील वगैरह जो है एरेजोंग ला। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है, उसको आपको बताना है उपयुक्त कथन सही है कि नहीं है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है वो उत्तराखंड में, ये सही है। फिर कहता है कि इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, या 1985 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। यह पार्क के पानी को गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये आपको चारों पढ़ना है और चारों में से कौन कौन सही है उपयुक्त आपको बताना है हमारा कौन सा सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही है यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि काजीरंगा जो हमारा असम में अवस्थित है उद्यान, ठीक है। और कथन एक जो है वह सत्य है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा घाटी में बाढ़ का सबसे बड़ा अविभाजित प्रतिनिधि क्षेत्र है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और कथन 2 सत्य है, क्योंकि इसे 2007 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया। यह भी कथन 3 जो है सही है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, और यहाँ गंगा में जो है डॉल्फिन भी पाई जाती है। काजीरंगा के संरक्षण के प्रयासों को अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियां हैं, राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई जल भैंस, ये सब बहुत ही इसके लिए फेमस है। तो काजीरंगा जो है यहाँ से एक प्रश्न आपको उद्यान वगैरह से पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 है, आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी से आप लोग बताएं। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना ये हमारा झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी आज़ाद पट्टन जो जल विद्युत परियोजना, ये 700 मेगावाट का जल विद्युत जो है परियोजना है, जो पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर के घोटी ज़िले में झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। तो पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान के जो गलियारे, आर्थिक गलियारे नहीं, उसके तहत जो है समझौता हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसिनोफिल गणना किससे संबंधित है? रक्त परीक्षण से, वनों में विभिन्न प्रजातियों की गणना से, या जनजातियों की गणना से, या भारत में हॉर्नबिल की गणना से? तो हमारा इसिनोफिल जो है वह रक्त परीक्षण से है। रक्त परीक्षण जो है वह हमारा श्वेत रक्त जो WBC है, नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो संख्या है कितनी है उसको मापने का काम करता है, जिन्हें हम इसिनोफिल कहा जाता है। और जब व्यक्ति कुछ एलर्जी संबंधी बीमारी जैसे संक्रमण, अन्य चिकित्सा स्थिति नहीं, तो इसिनोफिल वगैरह सक्रिय हो जाते हैं। और हाल में शोधकर्ताओं ने मरीजों में जो है कोविड-19 के शुरुआती परीक्षण जो है इसी को जो है हरी झंडी दिखाया गया था, इसी के आधार पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्वेश्चन नंबर 12, WHO ने किन 2 देशों को खसरा मुक्त करने की घोषणा की है? जल्दी से बताएं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, ब्रुनई, म्यांमार, लाओस। तो हमारा श्रीलंका और मालदीव जो है यहाँ पे खसरा मुक्त करने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खसरा, रूबेला श्रीलंका और मालदीव से मुक्त हो गया है। तो एक देश को खसरा और रूबेला समाप्त करने के लिए जो है सत्यापित किया जाता है, जब तक कि अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाले जो वहाँ पे 3 साल अधिक समय तक खसरा और रूबेला वगैरह वायरस जो है नहीं मिला सबूत, तो इसलिए WHO ने जो इसको है जो है यह मुक्त कर दिया घोषणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? तो 1927 में हमारा जो है वह हमारा महिला शिक्षा की वृद्धि करना था, इसलिए उस समय महिला कॉन्फ्रेंस वगैरह प्रारंभ किया गया था। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस 1927 में मार्गरेट कंजिंस ने किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों की स्थितियों में सुधार करना था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह से संबंधित है? कुंवर सिंह, मौलवी अहमद उल्ला, झांसी की रानी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमद उल्ला भी थे, 1857 के विद्रोह में थे, और जबकि अशफाक उल्ला खां काकोरी डकैती केस से संबंधित थे। 15 नंबर पर आता है क्वेश्चन नंबर। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? जल्दी से आप लोग बताएं। प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, पूंजीवाद, साम्यवाद व्यवस्थाओं को रोकना, या उपनिवेश की स्वतंत्रता, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएं। ये हमारा आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा, पूंजीवाद व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना था। जवाहरलाल नेहरू की जो है विदेश नीति में से नहीं, ये नहीं था, जबकि और सब था।
तो स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता जो थी वह आर्थिक सुधार थी। इसके लिए उसे समाजवादी पूंजीवादी दोनों से की सहायता लेनी थी, जो कि गुटनिरपेक्ष रहकर प्राप्त किया जा सकता था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति में पूंजीवाद साम्यवादी व्यवस्था रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि दोनों मिलाकर वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते थे। हमारा है भी हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत का, नहीं मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा है। निम्नलिखित में से इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन थे? बताएं आप लोग, सर सैयद अहमद खां या फिर सर विलियम हंटर या थियो ब्रेक या फिर थियो वेंडर मर्शन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर का ही है इंडियन मुस्लिम्स जो है शीर्षक का बुक। सर विलियम हंटर जो है इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ने काकोरी कांड में मुकदमे का जो है सामना नहीं किया था? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, अभी हम बोले अशफाक उल्ला खां थे, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आप लोग को जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा काकोरी कांड जो था उसमें डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे काकोरी कांड कहते हैं, यह बहुत आसान था। तो काकोरी केस जो था भारी संख्या में युवकों को जो उस समय गरम दल के जो नेता थे उनको मुकदमा चलाया गया था। राम प्रसिद्ध बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दिया गया था। लेकिन भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद बचकर निकलने में सफल रहे थे। नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद इस तरीक़ा से ये इन पर नहीं चला था। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन का क्या मांग था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तेभागा आंदोलन, किसान आंदोलन। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा गया है। यह जमींदारी प्रथा एवं कृषि दास्ता के उन्मूलन था, यह कृषकों का समस्त ऋणी का था, तो या फिर भूमि वास्तविक खेतिहर होने के नाते या जमींदार की हिस्सेदारी की फसल को आधे भाग से कम कर तिहाई करना था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तेभागा आंदोलन वर्ष 1945 से 50 के बीच हुआ। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल था। इसकी शुरुआत जो है त्रिपुरा के हसनाबाद ज़िले से हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य मांग जो था वह जमींदारों के हिस्सेदारियों को फसल के आधे भाग पर कम करके एक तिहाई करना था। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? जल्दी से आप लोग बताएं, सीजे बैरो या ड्यूकास्टी या डियारबैक्टिक्स या वाल्टर। तो हमारा वाल्टर जी रोशन हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द संक्षिप्त रूप है। सर्वप्रथम अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोशन ने किया था इसका प्रयोग। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो जल्दी से आप लोग बताएं कौन देगा, अमोनिया तथा ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या टू। तो इसमें हमारा हो जाएगा CO2 और मीथेन हो जाएगा, CO2 और मीथेन हो जाएगा। चलिए, राजीव गांधी, क्वेश्चन नंबर 21, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? तो राजीव गांधी जो है वन रोपण पर दिया जाता है, या स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर, या वन विकास पर, या फिर पर्यावरण हिंदी पुस्तक पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पर होता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा दिया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, वर्तमान समय में भारत का मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा नंबर 1 पर है? बताइए। तो हमारा दूसरे नंबर पर जो है, नहीं, मौजूदा भारत का जो है स्थिति मछली पालन और उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। मछली पालन के जरिए वो उत्पादन प्राप्त करने में चीन के बाद जो है पहला जो है किसका स्थान है? चीन का है। पहला चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ रहे हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे कौन सा स्थान जो है, नहीं जो है वह 13वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है भारत में कौन सा स्थान है? तो हमारा 13वां स्थान है, बी नंबर। क्योंकि बिहार का जो है सबसे तेलंगाना के संगठन के बाद जो है पहले 12 पर था, लेकिन अब 13वां पर हो गया। ठीक है, चलिए। बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ आपको है? बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ही। तो मुंगेर या रोहतास या भागलपुर या जमुई। तो इसमें हमारा रोहतास हो जाएगा। रोहतास में जो है खनिज और कैमूर जो भविया हमारा मुंगेर है रोहतास ज़िले में, यहाँ पे आपको जो है नवादा ज़िले में अबरक वगैरह मिलेगा। चूना पत्थर आपको रोहतास में, मुंगेर में, भभुआ में। जबकि अबरक की बात करें तो नवादा में। अगर हम भागलपुर की बात करें, जमुई, मुंगेर, नालंदा के, तो यहाँ क्वार्ट्ज सिलिका। लखीसराय, मुंगेर, नालंदा जिलों में क्वार्ट्ज, मुंगेर जिला में टास्क, ये सब सोपन वगैरह मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। मीठा खौरा का GI टैग दिया गया है।
नहीं, इसका संबंध किस राज से है? मीठा खीरा का, सॉरी मीठा खीरा है, नहीं खौरा में पढ़ रहे हैं, मीठा खीरा का। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे के जाएंगे। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएंगे दोस्तों। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था 25 नंबर, ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप इसका आंसर आपको भेजना है। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल पर टारगेट विथ राजीव रंजन पर मैं इसको डाल दूंगा दोस्तों, आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा है हमारा प्रयास दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए पुनः थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए।